हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड डेंसिटी। अब हमें पता है कि डेंसिटी किसके इक्वल होती है। अगर हम मास डेंसिटी की बात करें, ठीक है, मास डेंसिटी की बात करें तो वो किसके इक्वल होगी? गिवन मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, अगर हम क्यूब को लेके चल रहे हैं कि एक क्यूब है, एक हमारे पास क्यूब है जिसमें हमारे पास पार्टिकल्स पड़े हैं। ठीक है, इस क्यूब की लेंथ कितनी है? ए। ठीक है, क्यूब बोला है तो इसकी तीनों साइड्स क्या होंगी? सेम होंगी। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ए क्यूब। तो हमारे पास गिवन मास बाय वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ए क्यूब। अब यहाँ पे हमारे पास गिवन मास को हम मॉलिक्यूलर मास और गैवोगेड्रो नंबर की टर्म्स में लिख सकते हैं। हमारे पास गिवन मास को अगर मैं एम लिखूं, ठीक है, तो एम हमारे पास क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास बाय एवोगेड्रो नंबर। ठीक है, ये क्या है? मॉलिक्यूलर मास बाय एवोगेड्रो नंबर। एवोगेड्रो नंबर। ठीक है, और एवोगेड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है? Na इक्वल होता है 6.022 इंटू 10⁻23। और यहाँ पे जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास हमारा ग्राम पर मोल में है। जो MA की यूनिट का ध्यान रखना है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो सिर्फ एक पॉइंट का ध्यान रखना होता है। MA जो मॉलिक्यूलर मास गिवन होता है वो किस यूनिट्स में गिवन है? अगर तो MA ग्राम पर मोल, ठीक है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? AMU एटॉमिक मास यूनिट। अगर तो MA ग्राम पर मोल में गिवन है या फिर AMU, दोनों बात सेम ही है, तो हम Na से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर MA, ठीक है, अगर ये गिवन है तो आप इसको यूज करोगे। बट अगर हमारा MA, ठीक है, सिर्फ ग्राम में गिवन है, अगर MA सिर्फ ग्राम में गिवन है तो आपने क्या करना है? M को सिंपली MA लिख दोगे, यहाँ पे Na से डिवाइड नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि एवोगेड्रो नंबर की यूनिट क्या होती है? ठीक है, पर मोल में होती है, तो पर मोल कैंसिल होगा। बट अगर आपको MA ही ग्राम में गिवन है तो इसको पर मोल से डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका ध्यान रखना है, अगर तो MA ग्राम पर मोल या फिर AMU में है तो Na से डिवाइड करोगे, अदरवाइज अगर ग्राम में गिवन है तो Na से डिवाइड नहीं करोगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, फिर आंसर आप गलत टिक करके आओगे, फिर नेगेटिव मार्किंग होगी। अब यहाँ पे अगर हमारा मास ग्राम पर मोल में गिवन है तो मैं इसकी वैल्यू पुट कर सकती हूँ। रो किसके इक्वल होगा? MA बाय Na इंटू ए क्यूब, यही हो जाएगा। अब ये बात कर रहे हैं हम मास डेंसिटी सिर्फ ए की। अगर हमारे इसमें, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ एटम्स को हम N इफेक्टिव मान लेते हैं। N इफेक्टिव, ठीक है, इस क्यूब में हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं उसको मैंने डिनोट किया है N इफेक्टिव से। तो रो किसके इक्वल हो जाएगा? N इफेक्टिव इंटू MA डिवाइडेड बाय Na इंटू ए क्यूब। ठीक है, यहां से आप किसी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। जैसे सिंपल क्यूबिक के लिए N इफेक्टिव की वैल्यू कितनी होती है? 1। टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं एक यूनिट सेल में? 1 होता है। BCC में कितने हो जाएंगे? इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, अगर आप FCC की बात करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, तो N इफेक्टिव की वैल्यू हम बिल्कुल फर्स्ट वीडियोस में क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कर चुके हैं कि सिंपल क्यूबिक में कैसे फाइंड करना है, बॉडी सेंटर में कैसे फाइंड करना है, और FCC में कैसे फाइंड करना है। अब यहाँ से आप ए क्यूब की मीन्स की ए की वैल्यू निकाल सकते हो। आपको अगर कुछ भी आता है, ठीक है, आप इनको इस फॉर्मूले को यूज करके वैल्यू निकाल सकते हो। अब यहाँ पे ये कब है फॉर्मूला? ये फॉर्मूला कब है? अगर ये ग्राम
पर मोल में गिवन है, ठीक है। अगर ये हमारे पास फॉर्मूला ग्राम पर मोल में ना गिवन होता, इसको यहाँ पे लिखती हूँ, ये रो की वैल्यू यहाँ पे एम ए एन इफेक्टिव इंटू एम ए इंटू ए क्यूब, ये कब है, जब ये सिर्फ ग्राम में गिवन है। तो इन दोनों फॉर्मूलेस को लर्न करना है, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूलेस का ध्यान रखना है कि कहाँ पे क्या यूज करना है। अब उसके बाद हम करते हैं इंटरप्लेनर स्पेसिंग। अच्छा, यहां पे भी आप अगर इसको देखोगे, n बाय ए क्यूब, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय ए क्यूब, ये क्या है, वॉल्यूम है। तो n को, इसको हम क्या लिख सकते हैं, नंबर डेंसिटी, n इफेक्टिव बाय ए क्यूब, ये क्या है, वॉल्यूम ही तो है हमारा, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये क्या बन जाएगा, नंबर डेंसिटी। तो यहाँ पे ये किसके इक्वल हो जाएगा, n, ठीक है। ये नंबर डेंसिटी है, एम ए बाय एन ए। ये फॉर्मूला ऐसे भी कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि समटाइम्स आपको n बाय ए क्यूब, ठीक है, सीधा आपको नंबर डेंसिटी की वैल्यू गिवन हो और आपसे रो पूछ लिया जाए, रो क्या है, मास डेंसिटी। तो इसका भी ध्यान रखना है टर्म्स का। अब उसके बाद हम करते हैं इंटरप्लेनर स्पेसिंग। इंटरप्लेनर स्पेसिंग, इसको हम डिनोट करते हैं DHKL से, ठीक है। अब हमारे पास ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग क्या है, दो प्लेन्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ये एक प्लेन है, ठीक है, और एक मेरे सामने वाला प्लेन है, ठीक है, या फिर एक मेरे लेफ्ट हैंड साइड वाला, और एक राइट हैंड साइड वाला, ऐसे ही एक ऊपर वाला, एक ऊपर हमारी छत वाला और नीचे फ्लोर वाला। तो हमारे पास यहाँ पे 6 प्लेन्स हैं, तो दो आमने सामने प्लेन, ठीक है, ये मेरे लेफ्ट और राइट साइड वाले, इन दोनों में डिस्टेंस क्या होगा, ऐसे ही ये वाले और ऊपर नीचे वाले दो प्लेन्स के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, उसको हम डिनोट करते हैं D से। और इसका फॉर्मूला होता है D इज इक्वल टू 1 बाय रूट h स्क्वायर बाय a स्क्वायर, k स्क्वायर बाय b स्क्वायर और L स्क्वायर बाय c स्क्वायर, ठीक है। D किसके इक्वल होता है, 1 बाय रूट h स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाय b स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाय c स्क्वायर। अब यहाँ पे ये टर्म्स क्या है, HKL हमारे पास मिलर इंडिसेस है, HKL क्या है, मिलर इंडिसेस है, ठीक है। और ABC क्या है, लैटिस पैरामीटर्स हैं, ये क्या है, लैटिस पैरामीटर्स, ठीक है। जैसे हम किसी अगर क्लासिकल में बात करें तो पार्टिकल्स को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से, XYZ से। ऐसे ही सॉलिड में किसी लैटिस पॉइंट को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, बाय यूजिंग दीज पैरामीटर्स ABC, ठीक है। अब HKL क्या है, HKL हमारे पास मिलर इंडिसेस हैं। अब मिलर इंडिसेस क्या होते हैं, अब हमने लिखा है कि ये स्पेसिंग है बिटवीन 2 प्लेन्स, तो 2 पैरेलल प्लेन्स को या फिर किसी प्लेन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें 3 नंबर्स की जरूरत पड़ी। एक प्लेन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें 3 नंबर्स की जरूरत पड़ी, उसको हम बोलते हैं, इन 3 नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, मिलर इंडिसेस, ठीक है। ये हम आगे करेंगे कि ये कैसे, किस प्लेन को कैसे डिस्क्राइब करना है, ठीक है। फिलहाल ये याद रखना कि HKL क्या है, हमारे पास मिलर इंडिसेस है। अब और एक बात, जो ये फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला सिर्फ फर्स्ट 3 के लिए वैलिड है। फर्स्ट 3 कौन से, मैंने आपको बोला था ब्रेविस लैटिस में कि एक लाइन याद रखना, कौन सी, सी टॉम देयर, ये याद किया था हमने। C मीन्स क्यूबिक, T means tetrahedral, O means orthorhombic,
ठीक है, और M मीन्स मोनोक्लिनिक। अब मैंने बोला है फर्स्ट 3 क्योंकि फर्स्ट 3 के लिए हमारे पास अल्फा बीटा गामा, और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी थी 90। तो ये वाला फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए वैलिड है, जब तीनों एंगल्स 90 हो। साइड्स जैसे इसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी, इसकी 2 साइड्स इक्वल होंगी, इसकी तीनों साइड्स इक्वल नहीं होगी। साइड की बात नहीं कर रही हूं मैं, बात कर रही हूं 3 एंगल की, ठीक है। तो जिसके 3 एंगल इक्वल है उसके लिए ये वाला फॉर्मूला वैलिड है। इसका भी ध्यान रखना है। आपको गिवन हो मोनोक्लिनिक का स्ट्रक्चर, वहां पे इंटरप्लेनर स्पेसिंग पूछ ली जाए, ठीक है, वहां पे ये वाला फॉर्मूला मत यूज कर देना। ये क्यूबिक, टेट्राहेड्रल और ऑर्थोरोम्बिक के लिए ही यूज होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है हेक्सागोनल के लिए, ठीक है, फॉर हेक्सागोनल के लिए हमारे पास इंटरप्लेनर स्पेसिंग का फॉर्मूला होता है 1/d² HKL इज इक्वल टू 4/3 H² K² प्लस HK बाय A², ठीक है, प्लस L² बाय C², ठीक है। ये वाला फॉर्मूला होता है हमारे पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूलेज याद रखना। अब उसके बाद हमारे पास एक और फॉर्मूला आता है कि अगर तो कोई प्लेन अलाउड है या फिर कोई नॉन अलाउड हो। अब बात होगी कि कोई प्लेन अलाउड है या फिर नॉन अलाउड। फॉर अलाउड प्लेन, अब आप अलाउड या फिर नॉन अलाउड प्लेन कैसे चेक करोगे, वो चेक करोगे स्ट्रक्चर फैक्टर से, ठीक है। ये वाला लेक्चर भी हम कर चुके हैं, स्ट्रक्चर फैक्टर पे भी वीडियो बनाई हुई है। तो ये लेक्चर देखने से पहले आप स्ट्रक्चर फैक्टर वाला एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो स्ट्रक्चर फैक्टर में हमने किया था, जैसे आप बोलोगे कि सिंपल क्यूबिक में कोई भी प्लेन देखोगे वो सारे ही अलाउड होते हैं। बट बीसीसी में क्या होता है, बीसीसी में H + K + L अगर तो ये इवन है तो अलाउड है, अगर H + K + L ऑड होता है तो वो अलाउड नहीं है। ये अलाउड होता है, ये अलाउड नहीं है फॉर बीसीसी, ठीक है। तो ये आपने अलाउड या फिर नॉन अलाउड चेक करना है स्ट्रक्चर फैक्टर से। अगर तो कोई प्लेन अलाउड है, ठीक है, अगर तो कोई प्लेन अलाउड है उसके लिए तो आप ये फॉर्मूला चेक करोगे। तो अब आपका अपने क्वेश्चन को कैसे देखना है, आपको जैसे कोई ये गिवन हो 1 1 1, ठीक है, साथ में आपको गिवन हो गया कि ये एफसीसी के लिए है, ठीक है। अब एफसीसी के लिए पहले देखो, अगर तो ये प्लेन अलाउड है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। अगर नहीं अलाउड है, ठीक है, अगर नॉन अलाउड हुआ तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, तो आप फॉर्मूला यूज करोगे D = 1/, इसको 2 से डिवाइड कर देना है, H² बाय A², K² बाय B² प्लस L² बाय C², ठीक है। अगर आपको ये अलाउड के लिए है और ये वाला फॉर्मूला कब है, फॉर नॉन अलाउड प्लेन, फॉर नॉन अलाउड प्लेन, तो इसका ध्यान रखना है। अगर अलाउड प्लेन है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, अगर नॉन अलाउड है तो ये वाला। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन में क्या चेक करना है, जो आपको प्लेन गिवन है उसके मिलर इंडिसेस गिवन होंगे, ये ऐसे HKL, ठीक है। तो अगर तो ये अलाउड है तो ये वाला यूज करना, अगर नॉन अलाउड है तो ये वाला यूज करना। अब हमने यहाँ पे नॉन अलाउड वाले को 2 से डिवाइड क्यों किया है, ठीक है, इसको 2 से इसलिए डिवाइड किया है, जैसे हम बीसीसी की बात करें, बीसीसी में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एटम्स एक तो कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं और एक कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बॉडी के सेंटर में, कॉर्नर में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। 8 कॉर्नर एक बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होगा। तो अब यहाँ पे देखोगे ये वाला बिल्कुल बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, ठीक है। एक तो हमारा ये वाला प्लेन हो जाएगा, एक इसके सामने वाला, एक मेरे लेफ्ट हैंड साइड वाला, एक राइट हैंड साइड वाला, एक छत वाला, एक नीचे फ्लोर वाला। अगर आप नीचे कोई भी एटम अगर ये 6 प्लेन में पड़ा है वो तो कवर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस प्लेन से रिफ्लेक्शन पॉसिबल होगी। बट जो एटम सेंटर में पड़ा है वहां से
आप रिफ्लेक्शन कैसे देखोगे, वहां पे तो कोई प्लेन ही नहीं बन रहा, ठीक है। तो इस एटम को कवर करने के लिए, इस एटम से रिफ्लेक्शन करवाने के लिए हम रिफ्लेक्शन क्यों करते हैं, क्योंकि जब तक हम रिफ्लेक्शन करके नहीं देखेंगे हमें एटम की अरेंजमेंट का नहीं पता चलेगा। तो इस एटम से हमें क्या करवानी है, रिफ्लेक्शन करवानी है। तो रिफ्लेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्लेन बना लेंगे, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्लेन बना लेंगे ताकि ये वाला एटम कवर हो जाए बिल्कुल सेंटर में। जैसे ये एक प्लेन है, सेंटर में ही ऐसे एक प्लेन बना देंगे, ठीक है। तो अगर आप देखोगे सेंटर में है तो यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस हो जाएगा, पहले टोटल सामने वाली दीवार तक कितना था, d डिस्टेंस था। अब एक प्लेन बिल्कुल सेंटर में खड़ा हो गया तो इन दोनों में डिस्टेंस क्या हो गया, हाफ, और इन दोनों में डिस्टेंस क्या हो गया, हाफ, ठीक है। तो इस वजह से इसको डिवाइड किया है 2 से। तो इनका ध्यान रखना, ठीक है, कि ये पहले 3 के लिए यूज होता है, अलाउड के लिए ये, और नॉन अलाउड के लिए ये यूज होता है।